तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग पढ़ते हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री के 25 यानी 50 प्रश्न टोटल। पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा में टोटल 100 नंबर के आते हैं, जिसमें 50 प्रश्न मैथ के होते हैं और बाकी 25 फिजिक्स और केमिस्ट्री के। तो 50 मैथ कहाँ गया, उसको हम पढ़ा चुके हैं। ठीक है, अब आगे हम फिजिक्स और केमिस्ट्री के फटाफट सभी प्रश्नों को समझेंगे अच्छे से। पहला प्रश्न रहा ये, निम्न में से कौन सी राशि केल्विन में मापी जाती है। भैया केल्विन में कौन मापी जाती, आपको पता है समय को मापते हो सेकंड में, है ना, ऊर्जा को मापते हो जूल में, ताप को मापते हो केल्विन में, सेल्सियस में, या फिर र्यूमर में भी नापते हो। भैया ले आर लिख दे रहे हैं, र्यूमर में भी नापते हो। द्रव्यमान को किस में नापते हो, यासाई मात्रक क्या है, किग्रा यानी किलोग्राम है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, बहुत बढ़िया, बी वाला। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब एक माप में त्रुटि होती है, माप में त्रुटि होती है, त्रुटि शुद्धता होती है, त्रुटि गलती होती है, त्रुटि निश्चित होती है, निश्चितता होती है, अनिश्चितता होती है। किसी भी माप में त्रुटि में अनिश्चितता होती है। जैसे देखिए ये इतनी बड़ी रेखा है, स्केल से नाप रहे हो, इतना तक मान लीजिए ये 0 1 2 आ गया है ना, तो इतना ही अंक है इसमें। इतनी बड़ी रेखा है तो 2 कहोगे, ठीक है। या मान लो चलो इसको भी 10 बराबर भाग में बांट देते हैं, 3 4 5 6 7 8 9 10, चलो ये हो गया। अब इसमें यदि मानते हैं इतनी बड़ी रेखा है, ये थोड़ी सी और छोटी कर लो यार, ये लो, ये जो है ये कितनी बनेगी, 1.2 सेंटीमीटर की। और अगर यहाँ 2 तक आया, यही रेखा अगर हम यहाँ तक खींचें तो ये बन जाएगी 1.3 की, 1.3 की। एक रेखा ऐसी हो जिसको नापना है ये यहीं तक हो, ना तो इधर तक आई ना तो इधर तक। अब क्या कहोगे, ना तो 1.2 कर सकते हो ना 1.3, इसी में से कोई अंक कहना है। तो इसमें त्रुटि होगी भैया, त्रुटि होगी और वो अनिश्चितता बनी रहेगी। त्रुटि जो है वो अनिश्चितता होती है। त्रुटि क्या होती है, अनिश्चितता होती है। डी वाला ऑप्शन लगाओ। अगला प्रश्न आते हैं, अब देखते हैं। पीले रंग के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य 5000 एंगस्ट्रॉम है, ठीक है। माइक्रोन में इसका मान कितना होगा ये पूछ रहे हैं। माइक्रोन में बदलना है तो देखो पहले तो ये एंगस्ट्रॉम है ना, एक एंगस्ट्रॉम में 10⁻⁻10 मीटर आपको पता है ना। और फिर माइक्रोन में बदलना, 1 माइक्रोन बराबर होता है 10⁻⁻6 मीटर। लो अब क्या करना भाई, इतना एंगस्ट्रॉम को किस में बदलना, माइक्रोन में बदलना। तो एक काम करो, इसको मीटर में बदल लो पहले। लो बदल लिया जाए, ये रहा 5000, कितना है 5000 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। इसको मीटर में बदलना है तो क्या करेंगे, 5000 लिख लो, एक एंगस्ट्रॉम में कितना मीटर, 10⁻⁻10 मीटर। लो इतना हो गया, मीटर पूरा लिख दे रहे हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा सरल कर लो, 5 गुणे ये बनेगा 10⁻3 और ये बना 10⁻⁻10 मीटर। अब क्या करें, 3 गुणे 10 की घात, आधार समान घातें जुड़ जाएंगी, तो -10 धन 3 कितना, -7 मीटर। लो मीटर में बदल गया। अब 1 मीटर में कितना एंगस्ट्रॉम, लो बता दो यहाँ से, 1 मीटर में कितना एंगस्ट्रॉम होगा, यहाँ से देख के बता दो। 1 मीटर में 10⁻6 माइक्रोन, यार सॉरी, 1 माइक्रोन में 10⁻⁻6 मीटर, तो 1 मीटर में 10⁻6 माइक्रोन हो जाएगा। लो प्रश्न हिंदी में लिखें तो हम भी पूरा हिंदी लिख दे रहे हैं, 10 माइक्रोन 10⁻6 माइक्रोन हो गया। 1 मीटर में इतना, तो फिर इतने मीटर में कितना, इतने मीटर में कितना, ये 3 नहीं 5 है भैया, 3 5, ये 5 है, तो 5 गुणे 10⁻⁻6 है। अब इसमें गुणा करना किससे, 10⁻6 से। लो कर लो गुणा, तो 10 की घात, ये देखिए अभी बताया ना आधार में घातें जुड़ जाती हैं, तो -10 धन 3 कितना, 7 आया था। यहाँ -7 धन 3 कितना, -1 आएगा। लो बटे कर लो, बटे 10, तो इतना आएगा 0.5 माइक्रोन हो जाएगा। ये हो गया आंसर, ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब ये लो, जब एक प्रतिरोधक के सिरों पर
20 वोल्ट का विभवांतर लगाया जाता है तो उसमें से 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। ठीक है, तो प्रतिरोधक का प्रतिरोध निकालना, इहो सवाल पूछा गया है। R बराबर V अपान आई, V का मान आएगा 20/2, रख दो कितना आएगा 10 ओम, है ना। तो ये आ गया R का मान 10 ओम। इसमें क्या है, तो बहुत ही आसान है। चलो आगे बढ़ो। अगला देखते हैं, एक उत्तल लेंस से वस्तु, लो पहले उत्तल लेंस बना लो भाई। ये हो गया उत्तल लेंस और इधर ये खींच दे रहे हैं मुख्य अक्ष, ये हो गया इसका मुख्य अक्ष। ठीक है, अब क्या करें, एक वस्तु जो है क्या करें, किसी उत्तल लेंस से वस्तु और उसके वास्तविक प्रतिबिंब के बीच की दूरी समान है। वास्तविक प्रतिबिंब कहाँ, इधर कहीं बनेगा, सामने यहीं कहीं वस्तु रख दे रहे हैं। लो यहाँ पे वस्तु रख दे रहे हैं और इधर उतनी ही दूरी पर यहाँ प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, ये हो गया वस्तु और इधर ये बन गया वास्तविक प्रतिबिंब। तो वास्तविक प्रतिबिंब तो उल्टा ही बनता है ना, तो उल्टा बनेगा इसे ही, वास्तविक प्रतिबिंब बन गया। अब कह रहे हैं कि दोनों दूरियां समान है। ठीक है, यदि उत्तल लेंस की फोकस दूरी, लो भैया इसकी फोकस दूरी भी दे दिए 15 सेंटीमीटर और ये धन में होती है, तो वस्तु और प्रतिबिंब के बीच की दूरी निकालनी है। अब क्या करें, है वस्तु की दूरी जो है ना, इसको x मान लो यार, और जितनी दूरी ये है उतनी ये भी होगी, और सामने वाली दूरी ये तो ऋणात्मक रखोगे, तो u का मान -x, v का मान कितना x और f का मान आएगा 15 सेंटीमीटर। लो u v f मिल गया, तो x का मान निकाल लोगे ना, निकालो। 1/f बराबर 1/v। अब लेंस की बात कर रहे हैं तो -1/u होगा, एक दर्पण होता तो प्लस लिखते। अब ये लो f का मान आया 15 बराबर 1/v की जगह कितना लिखना x और -u की जगह -x कर लो। अब ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, तो कितना बनेगा 1/f बराबर 1/x और ये धन में 1/x बन गया, और 1/f यहाँ हर बराबर अंश जोड़ दो, 2/x, x का गुणा 1 में x और इधर बराबर 2f। ये हो गया भैया हमारा आंसर। अच्छा अभी f का मान भी रखना यार, तो f का मान रख दो, x बराबर कितना लिखोगे, f का मान 15 रख दो, तो x का मान आ गया 15 गुणे 2, यानी x का मान आ गया 30 सेंटीमीटर हो गया। पूछा क्या जा रहा है, वस्तु और प्रतिबिंब के बीच की दूरी। लो ये वस्तु है कितनी दूरी पर, दिख रहा है ना, वस्तु कितनी दूरी पर है, ये 30 सेंटीमीटर, ये दूरी आ गई है 30 सेंटीमीटर, और इधर वाली दूरी ये भी हो गई है 30 सेंटीमीटर। इन दोनों के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, कमेंट बॉक्स में बता देना कितनी हो जाएगी। ठीक है, समझ तो गए हो, 30 ये मिला के कितना जो भी होगा। चलिए अगला लीजिए प्रश्न। क्या एक ईंट को बिल्डिंग की छत से बिल्डिंग पे खड़े हो, वहां छत से करना क्या है, बिल्डिंग की छत से जमीन से टकराती है, बिल्डिंग से गिराया जाता है। वाह भाई, एक ईंट को बिल्डिंग की छत से नीचे गिराया जाता है ना, सेंटेंस आगे पीछे कर दिया, कोई बात नहीं, भाव समझ में आया ना, क्या कह रहे हैं, मतलब समझ में आया। एक बिल्डिंग की छत पर खड़े हैं और वहां से ईंट को गिरा रहे हैं, 6 सेकंड पश्चात ऊंचाई क्या होगी, मतलब 6 सेकंड बाद वो जमीन पर गिरेगी, या मान लो जितनी भी दूरी आएगी कितनी ऊंचाई पर जाएगी वो 6 सेकंड में। लो तो क्या किया जाए, वस्तु की जो प्रारंभिक वेग होगा जब उसको छोड़ेंगे ईंट को, तो उसका वेग कितना होगा, पहले तो 0 होगा, और कितनी देर बाद, t बराबर 6 सेकंड, और त्वरण कितना लग रहा है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, जानते ही हो। लो और क्या यच निकालना है, तीनों फार्मूले तो याद ही होंगे आपको। पहला वाला v बराबर u प्लस gt कर लो, हैं, और यच बराबर ut प्लस हाफ gt स्क्वायर दूसरा बन गया, तीसरा v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2a h, ये होता है। कौन सा लगाएं, ये सभी चीज़ें किस में हैं, दूसरे वाले में है, तो दूसरा सम लगा दो फार्मूला, तो क्या आएगा, रखिए यच का मान रखेंगे हम लोग, पहले तो लिख दीजिए फिर से, यच बराबर ut प्लस हाफ gt स्क्वायर रखो,
यच का मान ही तो निकालना, यू का मान 0 रख दो, टी का मान 6 रखोगे, धन 1/2, जी का मान 10 और टी का मान कितना 6 × 6 कर लो 2 बार, है ना। तो 2 से काट दो, 2 × 3 = 6 हो गया, ये तो पूरा 0 हो गया, प्लस 6 × 3 = 18 और 1 0 लगा दो, तो कितना आया 180 मीटर। ले भैया, ये हो गया आंसर। ये अच्छा काहे नहीं लग रहा यार, लो इसको फूल में बंद कर दो। अब अच्छा लगा, तो कौन सा सही होगा, ए वाला इसमें करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए फिर, ये लीजिए भैया, वी तथा वी आर किसी माध्यम में बैगनी तथा लाल रंग की प्रकाश की चाल है। बैगनी रंग की चाल ये वी है, लाल रंग की चाल वी आर है, तो सही उत्तर कौन होगा, है क्या बात है। चलिए, तो लाल रंग की चाल और तरंग दैर्ध्य ज़्यादा होती जानते हो ना, क्या लाल रंग की क्या चाल और तरंग दैर्ध्य ज़्यादा होती है और बाकी चीज़ें बैगनी रंग की ज़्यादा होती हैं। क्या क्या, बैगनी रंग की क्या क्या, विचलन, प्रकीर्णन, अपवर्तनांक, सब चीज़ें यार, क्या लिखे हम, ठीक है। तो चलिए इस प्रश्न का जवाब बताइए क्या होगा। लाल रंग की चाल ज़्यादा है, तो लाल वाली चाल ज़्यादा है, बैगनी वाली कम है, बस सीधी बात, ये पहला सही हो जाएगा। दूसरे ऑप्शन में क्या कह रहे हैं, देख पा रहे हो, दूसरे ऑप्शन में क्या कह रहे हैं, इसमें कह रहे हैं कि बैगनी रंग की चाल ज़्यादा है, झूठ बोल रहे हैं ना, गलत है ये। अगला, ये बराबर भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं। चलिए अगला प्रश्न देखिए भाई, ये लीजिए, प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता प्रकाश की तरंगदैर्ध्य का यंत्र घात के व्युत क्रमानुपाती होती है। रेले का नियम याद आया, प्रकीर्णित प्रकाश की जो तीव्रता होती है वो आपतित प्रकाश की तरंगदैर्ध्य के चौथी घात के व्युत क्रमानुपाती होती है। ये है भैया रेले का नियम, है? ये क्या है, प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता या आपतित प्रकाश की तरंगदैर्ध्य है। अब इसमें कंडीशन होना चाहिए, देखिए प्रकीर्णन कैसे होता है, प्रकाश की किरण आती है, सूक्ष्म कणों के द्वारा अवशोषित कर ली जाती, ग्रहण कर ली जाती है, फिर फैल जाती है चारों तरफ फैल जाती है, ये इसी को कहते हैं प्रकीर्णन। अब प्रकीर्णन जिससे हो रहा है ना, जिस कण से हो रहा है उस कण का आकार है प्रकाश की तरंगदैर्ध्य की कोटि का होना चाहिए, मतलब बहुत छोटा होना चाहिए, समझ गए। चलो इतनी सारी बातें नहीं, जो पूछ रहे हैं उसका आंसर बता दो। अब फिर प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता जो होती है, प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता प्रकाश की तरंगदैर्ध्य के कितने घात के व्युत्क्रमानुपाती होती, चौथी घात के, खत्म बात। कौन सा, ए वाला करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए फिर, एक तारे से प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 5 वर्ष का समय लेता है। एक तारे से प्रकाश जो है पृथ्वी तक जब आता है, लो फिगर देख लो भैया, ये तारा हो गया, यहाँ से प्रकाश पृथ्वी पर आता है, 5 वर्ष का समय लेता है, यही ना कह रहे हैं। तो तारे और पृथ्वी के बीच की दूरी है, प्रकाश वर्ष में दिए हैं, किलोमीटर में दिए हैं तो प्रकाश वर्ष क्या होता है, प्रकाश द्वारा 1 वर्ष में चली गई दूरी को 1 प्रकाश वर्ष कहते हैं। तो यहाँ 5 वर्ष में जाएगा, तो ध्यान से सुनिए, 1 वर्ष में, लो लिख दे रहे हैं भैया, 1 वर्ष में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी, 1 वर्ष में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी जो होती है उसी को कहते हैं प्रकाश वर्ष। क्या कहते हैं, प्रकाश वर्ष। तो 1 वर्ष में 1 प्रकाश वर्ष, तो 5 वर्ष में कितना होगा भैया, 5 वर्ष में 5 प्रकाश वर्ष नहीं होगा क्या, 5 प्रकाश वर्ष हो जाएगा, खत्म बात। कौन सा ऑप्शन लगाओगे, ए वाला। चलिए सब में ए ही सही है। चलिए अगला बताइए, मूल मात्रक के पदों में बल का मात्रक क्या है। मूल मात्रक के पदों मतलब SI में किग्रा मीटर पर सेकंड के रूप में निकालना है। लो निकाल के बता दें, वैसे किग्रा मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता ही है। तो बल बराबर, चलो इसको तोड़ें पूरा बढ़िया से, बल को बल लगा करके तोड़ेंगे हम लोग। बल बराबर क्या होगा, हैं बल बराबर क्या होता है जी, द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है, क्या है ना। चलिए और इसको तोड़िए,
द्रव्यमान हो गया। त्वरण को क्या लिखेंगे? वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं ना। लो भैया, वेग परिवर्तन बटे समय, और तोड़ दो द्रव्यमान। अभी भैया वेग है ना, वेग बराबर क्या होता है? दूरी, विस्थापन ना, विस्थापन बटे समय, और यहाँ एक समय और है तो 2 बार समय हो जाएगा। लो अब मात्रक लिख लो भैया, टूट गया पूरी तरीके से बेचारा ये। द्रव्यमान का मात्रक क्या हो जाएगा? किग्रा। ठीक है, अब गुणा लगाओ। विस्थापन क्या क्या होगा? मीटर, और बटे सेकंड स्क्वायर, तो किग्रा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो कौन सा? ये बी वाला इसमें करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला लगाइए भैया, समय ना गवाइए, फटाफट पढ़िए। फ्यूज तार का गलनांक होता है, फ्यूज तार का गलनांक होता है उच्च निम्न या तार के गर्म होने पर बदलता है, इसमें से कोई नहीं। अब ध्यान दीजिए, क्या करें? फ्यूज तार जो है इसका काम क्या है? फ्यूज का काम याद है, लाइट ज़्यादा हो जाएगी तो पिघल करके अलग हो जाएगा, जिससे धारा आगे नहीं जाएगी, और जो हमारे इंस्ट्रूमेंट हैं, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हैं, वो जलने से बच जाएंगे। तो भैया गलनांक अगर ज़्यादा होगा तो नहीं गलेगा, इंस्ट्रूमेंट पहले जल जाएगा हैं। तो गलनांक क्या होता है इसका? निम्न होता है भाई। गलनांक क्या होता है? निम्न होता है। चलिए आगे बढ़िए, अगला प्रश्न देखिए। 0.00 कितनी बार है भैया? 1 2 3 4 बार है, और ये 5 की कोटि क्या होगी भैया? तो कोटि जो होती a गुणे b की घात जो भी हो, b नहीं 10 की घात b, ऐसे। तो यहाँ जो भी आएगा इधर ना, इसी को कोटि बोलते हैं। लो इसी रूप में इसको बदल लो। पहले लिखोगे 5 गुणे 10 की घात कितना? 1 2 3 4 5, 5 अंक पे ना, तो 10 की घात -5। तो इसमें आंसर हो जाएगा 5 है ना, 1 2 3 कितना 0 4, हाँ ठीक है। 10 की घात -5 है कहीं? वही हो जाएगा। 10 की घात -5 नहीं ना है, ई का 0 लिखने में लागत तो लग रहा है गड़बड़ी हो गई है। ठीक है, तो इसी तरीके से ये कोटि निकालते हैं, इसकी कोटि इतनी बन जाएगी 10 की घात -5। ठीक, चलिए अगला प्रश्न लीजिए। चलिए ठीक है, इसमें जो है ना ये -5 ही दिया गया है, लिखने में गड़बड़ी हो गई। ठीक है, यही होगा। चलिए अगला लगाइए फिर। ये लीजिए, 1 माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा तुल्य है। ये कहा है 1 माइक्रो एम्पियर विद्युत एम्पियर धारा से। तो अच्छा, माइक्रो एम्पियर को एम्पियर में बदलना है। क्या करना है? 1 माइक्रो एम्पियर को क्या करना है? एम्पियर में बदल देना है। तो कितना होता है अभी बताया? माइक्रोमीटर में 10⁻⁶ मीटर, माइक्रो एम्पियर में 10⁻⁶ एम्पियर हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। तो 10⁻⁻⁶ एम्पियर कौन सा? ए वाला इसमें करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, समझ में आ रही चीज़ें? फटाफट लगाते जाइए। एक कार की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा लगाओगे ना, तो जल्दी समझ में आएगा और बड़े आसानी से समझ में आता चला जाएगा और याद भी रहेगा, है ना। ज़्यादा चीज़ें तो ऐसे पहले से आप सबकी तैयारी ही होंगी, जिन लोगों ने पढ़ा होगा पिछले क्लास में अच्छे से। तो किग्रा प्रति किलोमीटर प्रति घंटा, मीटर प्रति सेकंड में बदल दो भैया। तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर कर दो हैं, और इसके बाद 1 घंटा में कितना? 60 मिनट, और 1 मिनट में 60 सेकंड। लो खत्म बात। ये 60 से 60 पूरा काट दो, हाई 0 से काट दो हैं, और कितना काटोगे? 2 से काट दो, 2 से काट दो 3 6, ये आ गया 50। सही है, 50/3 इसको काटो। 3 1 के 3, 2 5 बचेगा, 20 बना, तो 3 6 18, ये 6 6 आता जाएगा। इतना मीटर पर सेकंड हो गया। ये कौन सा? 16.66, ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए अगला लगाइए। एनालॉग परिपथ में समय परिवर्तन के साथ स्तर। ठीक है, तो परिपथ ये जो है ना, इलेक्ट्रॉनिक परिपथ जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक डिजिटल परिपथ होता है, एक एनालॉग परिपथ होता है। तो जो एनालॉग परिपथ होता है ना, उसमें धारा और वोल्टेज का मान प्रत्येक क्षण इस प्रकार से बदलता रहता है। ये होता है आपका एनालॉग परिपथ। बात समझे?
और दूसरा होता है डिजिटल परिपथ। और डिजिटल परिपथ में मान केवल एक ही प्राप्त होता है, मतलब 2 मान प्राप्त होता है, शून्य और अधिक। क्या? शून्य और अधिक। यदि मान लीजिए बढ़ गया ना तो अधिकतम हो जाएगा, फिर घटेगा, उतना ही रहेगा, इतनी देर तक घट करके शून्य होगा, कभी तो अधिक होगा, शून्य होगा, इस तरीके से होता रहता है ना जी ना, ऐसे कुछ। ठीक है, बढ़ेगा घटेगा इस प्रकार से, ऐसे। इसमें शून्य होता है या अधिकतम होता है, 5 वोल्ट 10 वोल्ट जो भी लिखना चाहें, या एम्पियर। समझ गए ना? तो अब बताओ क्या होगा? केवल एक होता है? नहीं, सभी स्तर में होता है। हाँ होता है, सभी स्तर में होता है, यही सही होगा। ये तो केवल दो नहीं होता है, ये डिजिटल परिपथ में, समझ रहे हैं? डिजिटल परिपथ में क्या केवल 2 मान होते हैं। तो ये एनालॉग की बात कर रहे हैं, तो यही सी वाला इसमें करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न लीजिए। R1 व R2 प्रतिरोध के 2 प्रतिरोधक समांतर क्रम में जुड़े हैं। तुल्य प्रतिरोध हो समांतर क्रम में R1 R2 जुड़े हैं ना, तो समांतर वाला कैसे करते हो? 1/R बराबर 1/R1 धन 1/R2, तो ये बनेगा 1/R1 R2, कर लो गुणा, तो R1 प्लस R2, ये 1/R, तो ये R बराबर हो जाएगा, उलट दो, R1 R2 बटे R1 प्लस R2, ये हो गया भैया। तो कौन सा सही होगा ऑप्शन? बी वाला। हाँ बिल्कुल बी वाला। चलिए अगला लगाइए फिर। दो लेंसों के आवर्धन यानी M1 बराबर 2, M2 बराबर 4, तो दोनों लेंसों को एक साथ रखा जाए तो संयोजन से रेखीय आवर्धन कितना होगा? ये होता है M1 × M2, 2 × 4 कर लो, आ गया 8। ठीक है, कौन सा ऑप्शन? बी वाला। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न लीजिए। निकट दृष्टिदोष से पीड़ित व्यक्ति को पहचानने की सलाह दी जाती है, पहनने की सलाह दी जाती है। तो निकट दृष्टिदोष वाला व्यक्ति जो है ना, उसको जो चश्मा लगाता है उसके चश्मे में किस प्रकार का लेंस लगता है? निकट वाले में होता क्या है? निकट दृष्टिदोष में क्या होता है? प्रतिबिंब पहले में बन जाता है। प्रतिबिंब क्या होता है? पहले ही बन जाता है। ये समांतर आने वाली किरण, ये कह लीजिए वस्तु से आने वाली किरण पहले से ही बन जाती। यहाँ हम लगाते हैं कौन सा लेंस? अवतल लेंस लगाएंगे तो ये आने वाली किरणों को क्या करता है? ये फैला देता है, फैला देगा फिर रेटिना पर बन जाएगा, सामने प्रतिबिंब स्पष्ट दिखेगा। ठीक, तो कौन सा? अवतल लेंस लगेगा, यानी ए वाला करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखिए, यही समझ लें क्या उत्तल वाला भी है, क्या बोलते हैं? दूरदृष्टि दोष में प्रतिबिंब रेटिना से दूर बन जाता है और इस दोष के निवारण के लिए लगता है उत्तल लेंस। ठीक, ये दूर दृष्टि दोष हो गया, ये हो गया आपका निकट दृष्टि दोष। चलिए अगला प्रश्न लीजिए, ये बताइए एक घर में सभी विद्युत उपकरणों को समांतर क्रम में जोड़ा जाता, क्यों? समांतर क्रम में क्यों जोड़ा जाता है ये बताना है। कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएंगे क्या हैं? चलिए पढ़ लेते हैं। इस विधि में उन्हें कम शक्ति की जरूरत पड़ती है। अच्छा, कम शक्ति की जरूरत पड़ती है, कैसे? समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो प्रतिरोध तो कम हो जाएगा, प्रतिरोध कम हो जाएगा, धारा ज़्यादा होगी, प्रतिरोध कम होगा, धारा ज़्यादा होगी, तो व्यय ऊर्जा भी ज़्यादा होगी, ऊर्जा भी ज़्यादा व्यय होगी। कहाँ शक्ति कम जरूरत पड़ रही है, ज़्यादा जरूरत पड़ रही है। यदि बल्ब खराब हो तो दूसरा जलता रहेगा। हाँ, ये हो सकता है। समांतर क्रम में जोड़ेंगे ना तो प्रत्येक जो है वो डायरेक्ट सेल से जुड़ा रहता है। एक बल्ब खराब हुआ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दूसरा वाला जलता रहेगा भाई, ये ठीक है। अगला, इस विधि में उन्हें कम धारा की जरूरत पड़ती है। अच्छा, प्रतिरोध कम होगा, ध्यान दो, प्रतिरोध कम होगा तो धारा तो बढ़ जाएगी ना यार, गलत बात है। एक बल्ब खराब हो तो दूसरा भी खराब हो जाता है, ऐसे कैसे? ये गलत बात है। चलिए अगला प्रश्न लीजिए। 10 सेमी फोकस दूरी वाला एक अपसारी लेंस, अपसारी मतलब अवतल लेंस। ठीक है, फिर क्या कह रहे हैं? लेंस किसी वस्तु का प्रतिबिंब 10 सेमी दूर बनाता। अच्छा, प्रतिबिंब जो है, अच्छा फोकस दूरी भी दी है, तो फोकस दूरी f का मान 15 सेमी, अवतल है तो -15 सेमी कर लो हैं, और फिर 10 सेमी दूरी पर प्रतिबिंब बनाता है।
तो v का मान हो जाएगा 10 सेमी। और अवतल लेंस है तो ये प्रतिबिंब इसमें सामने ही बनता है ना, देखो कैसे बनता है, ये समांतर आती दूर हटती है, पीछे बढ़ाते हैं फोकस से जाती है, प्रकाशी केंद्र वाली सीधे निकलती, यहीं सीधा छोटा बन जाता है प्रतिबिंब, सामने ही बनता है, हमेशा बनता है। तो इसलिए u v का मान माइनस में लिखोगे। अब वस्तु की स्थिति u बराबर निकालना है, तो निकाल लो। कैसे निकालोगे, 1/f बराबर 1/v और माइनस 1/u। तो f का मान लिख दो -15 और v का मान -10, फिर माइनस माइनस u का मान तो निकालना भैया, तो u को ऐसे रहने दो, सॉल्व करो इसको। तो ये हो जाएगा -1/u बराबर 1/-10, इस 15 को इधर ले आओ, प्लस 1/15 हो जाएगा। अब सॉल्व करिए तो ये हो जाएगा 30, 10 तियाँ 30, 15 दूनी 30, 1/u, तो माइनस u कैसे, अच्छा ये माइनस में है, तो ये बनेगा कितना, -1/u बराबर -1/30। तो प्लस में आ गया, u का मान तो हमेशा माइनस में आना चाहिए था। 10 तियाँ 30, क्या किए हैं, अच्छा इसको उठा के इधर किए तो ये प्लस हो जाएगा ना यार, सही बात है कि नहीं, देखो अरे इस माइनस को इधर ले आओगे ना, इसको इधर किए हैं यार, लो ठीक है। तो ये कितना आएगा, u का मान -30, u का मान हमेशा माइनस में ही होता है, ठीक है। वस्तु की दूरी निकालनी थी, -30 सेमी हो गया ये। चलिए अगला लगाइए भाई, 1 वोल्ट समतुल्य है, 1 वोल्ट समतुल्य है किसके, v बराबर होता है W/Q। लो W का मात्रक होता है जूल, कार्य का मात्रक जूल, और बटे में क्या होता है, आवेश का मात्रक कूलॉम, ठीक है। तो कौन सा सही होगा बताइएगा कमेंट बॉक्स में, 72वें का आंसर कौन होगा। चलिए अगला प्रश्न लीजिए, 10 मिलीमीटर ऊंची वस्तु एक उत्तल दर्पण के ध्रुव से 10 सेमी दूरी पर है। वस्तु है ना, हमको लगा प्रतिबिंब, वस्तु है, तो O बराबर 10 मिलीमीटर। लो ये हो गया, उत्तल दर्पण के ध्रुव से यानी U बराबर 10 सेमी दूरी पर रखी है, तो U का मान तो माइनस में ही रखोगे। दर्पण की वक्रता त्रिज्या R बराबर 10 सेमी है, R बराबर 10 सेमी है, तो F बराबर कितना हो जाएगा, R/2 कर लो, 10/2 कर दो, आ गया 5, तो F का मान 5, और ये उत्तल दर्पण है तो प्लस में होगा, U और F मिल गया। प्रतिबिंब का आकार पूछ रहे हैं, तो पहले प्रतिबिंब की स्थिति तो निकाल लो। प्रतिबिंब की स्थिति कैसे निकालेंगे, 1/f बराबर 1/v 1/u। दर्पण है कि लेंस, दर्पण है तो प्लस कर लो। अब देखो f का मान कितना, 5, 1/v ऐसे लिख लो, और प्लस u का मान -10, इस माइनस को इधर ले आओ, ये प्लस हो जाएगा, 1/10 और धन 1/5, 1/10 और ये धन 1/5 बराबर 1/v। तो ये 10 एलसीएम ले लो, 10 1 के 10, 5 दूनी 10 बराबर 1/v। तो v का मान आ गया 10/3। प्रतिबिंब की स्थिति पूछ रहे हैं ना, अच्छा प्रतिबिंब का आकार पूछ रहे हैं, लो लगाओ। प्रतिबिंब का आकार कैसे निकालेंगे, I/O बराबर v/u, वो भी माइनस में ही होता है। अब रखा जाए, I निकालना है, O कितना दिए हैं 10 मिलीमीटर है, 10 मिलीमीटर, चलो। और फिर इधर v का मान कहाँ गया, v ये 10/3, और नीचे u का मान कहाँ है 10, ये हो जाएगा। इसको माइनस में रखोगे, ये भी माइनस में, माइनस प्लस हो जाएगा, 10 10 काट दो, तो ये कितना बना, I बराबर तब भी 10 इधर आएगा, 10/3 क्या मिलीमीटर, 10/3 मिलीमीटर है, हाँ 10/3 मिलीमीटर नहीं रहा है, तो ये सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला लगाइए फिर, ये ऊंचाई ट्रांसफार्मर की द्वितीयक कुंडली में धारा उसकी प्राथमिक कुंडली वाली धारा की तुलना में होती है। क्या ऊंचाई ट्रांसफार्मर की बात करें, देखिए धीरे धीरे हम लोग फिजिक्स के 2500 प्रश्न कंप्लीट कर चुके हैं, ये 74 है, एक और बचा हुआ फिजिक्स, इसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे केमिस्ट्री के प्रश्न। चलिए
तो ऊंचाई ट्रांसफार्मर बना दे क्या थोड़ा सा, ये प्राथमिक कुंडली हो गई और ये हो जाएगी द्वितीयक कुंडली। ठीक, ये प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या कम होती है, द्वितीयक में फेरों संख्या ज़्यादा होती है। यहाँ निम्न विभव, क्या निम्न विभव और उच्च धारा होती है भैया, और यहाँ क्या होता है, उच्च विभव हो जाता है और निम्न धारा हो जाती है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? प्राथमिक कुंडली वाली धारा की तुलना में होती है ना, द्वितीयक कुंडली में जो धारा होती है वो प्राथमिक कुंडली की धारा की तुलना में क्या होती है जी? द्वितीयक कुंडली में धारा प्राथमिक कुंडली की धारा की तुलना में होती है। ये क्या होती है? निम्न होती है ना, कम होती है। लो खत्म, बी वाला हो गया। ठीक है, चलिए फिजिक्स का अंतिम सवाल। चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता का मात्रक है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। F बराबर एक तो होता है QVB और F बराबर होता है IBL हैं, और इसके अलावा फाई बराबर होता है B × A। ठीक है, इन चीज़ों से मात्रक हम लोग निकालते हैं चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का। तो B बराबर यहाँ से आएगा F/Q × V, यहाँ से B बराबर आएगा F/I × L, और यहाँ से B बराबर आएगा φ/A। इतने सारे मात्रक निकाल लेते हैं हम लोग। हाँ, लो अगला इसका क्या बनेगा? न्यूटन प्रति कूलाम, वेग का होगा मीटर प्रति सेकंड, इस सेकंड को ऊपर लगा दो। अब ये इसका बता दो, इसका क्या होगा? न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। अगर इनमें से कोई ऑप्शन होता तो वो भी सही होता। यहाँ देखिए फाई का मात्रक, फ्लक्स का मात्रक वेबर और क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर, तो वेबर प्रति मीटर स्क्वायर दिए हैं, वही लगा दो सही ऑप्शन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं हम केमिस्ट्री का। लिटमस प्राप्त होता है किससे? लाइकेन, ब्लूबेरी से, चुकंदर के रस से, चाइना रोज से। वाह भाई, चाइना रोज से, लाइकेन से प्राप्त होता है यार, हम सब जानते हैं ना। चलो, साबुन का आयनिक सिरा होता है, कैसा होता है? साबुन का सूत्र याद है, फार्मूला याद है? नहीं भूल गए? बहुत गधे हो यार। C17H35 COONA, याद आया ना? जिनको याद था उनको नहीं कह रहे हैं भाई। चलिए, ये है साबुन। अब इसको जो है जल में घोल दोगे ना, या इसके अलावा ये भी कर सकते हो साबुन का सूत्र, ये सोडियम स्टीयरेट है, C15H31 COONA, ये का है सोडियम पामीटेट, ये सोडियम स्टीयरेट। अब इसको जल में डालोगे ना तो ये धन आयन और ऋण आयन में टूटता है। पूरी कहानी समझ लो यार, इससे रिलेटेड कुछ भी आए आप आसानी से लिख पाओगे। ये ऋण आयन और धन आयन में टूट जाता है। अब इस ऋण आयन में दो भाग होते हैं, ऋण आयन में दो भाग होते हैं। एक तो ये C17H35 हाइड्रोकार्बन वाला भाग, C17H35, और दूसरा COO- ये आयनिक वाला भाग। तो अब ये जो है ना, ये ध्रुवीय भाग होता है। क्या होता है ये? ध्रुवीय भाग। कहीं मच्छी बैठी होगी, ये लो पढ़ रही है भी, हटो जी, परेशान ना करो। ये क्या है? ध्रुवीय भाग होता है भाई। ध्रुवीय भाग मतलब ऋण आयन धन आयन बन रहा है। और ये जो होता है अध्रुवीय भाग होता है। क्या होता है? अध्रुवीय भाग होता है। अब आपको पता है ये जो ध्रुवीय भाग है ना, ध्रुवीय, ये जल जानते हो ना, H2O। अब H2O में, अब देख रहे हो ना, H2O को ऐसे लिखते हो, इसमें पार्शियली निगेटिव, इस पर पार्शियली पॉजिटिव आता है, ध्रुवीय भाग बन गया ना। तो जल जो होता है वो ध्रुवीय होता है, जल जो होता है वो ध्रुवीय होता है। तो वो क्या करेगा? ध्रुवीय जो होता है वो ध्रुवीय भाग से जुड़ता है। साबुन का ये जो आयनिक वाला भाग देख रहे हो ना, ये आयनिक वाला भाग है ना, तो आयनिक वाला भाग जो है वो क्या होता है? जल ध्रुवीय है, ये भी ध्रुवीय होता है, तो जल स्नेही होता है, या कहिए जल रागी होता है। और ये क्या होता है? जल विरागी होता है। तो कौन सा ऑप्शन लगाओगे? लो यार, कब का आंसर आप लोग समझ चुके थे ना, बहुत बढ़िया। चलिए
अगला ये लीजिए, निम्न में से कौन सा कण विद्युत क्षेत्र में से विद्युत क्षेत्र से गुजारे जाने पर अपने पथ से विचलित नहीं होता है? कौन है? विचलित नहीं होता है। विद्युत क्षेत्र में धन ऋणायन होता है ना, प्रोटॉन पर धन आवेश होता है तो ये ऋण प्लेट की ओर जाता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और ये इलेक्ट्रॉन ये धन प्लेट की ओर जाता है, ये धन आवेशित होता है, ऋण की ओर जाएगा। और ये इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित होता है, धन की ओर जाता है, तो ये न्यूट्रॉन किसी भी दिशा में नहीं जाता, तो यही सही हो जाएगा। यही तो पूछ रहे हैं, विचलित नहीं होता न्यूट्रॉन। अगला ये लीजिए, गन पाउडर में प्रयुक्त होता है क्या? गन पाउडर में भैया पोटेशियम नाइट्रेट प्रयुक्त होता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न लीजिए, सिलिकॉन है, सिलिकॉन क्या है? ये उपधातु है भैया, इसमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं। जर्मेनियम और सिलिकॉन GE होता है, GI नहीं, GESI, ये जर्मेनियम और सिलिकॉन जो है क्या होते हैं? उपधातु होते हैं, और इनको जो है अर्धचालक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्धचालक भी इनको कहते हैं। ये है अर्धचालक। इन्हीं अर्धचालकों को जोड़ करके क्या बनता है? डायोड ट्रायोड बनाया जाता है, N टाइप P टाइप अर्धचालक बनते हैं। ऐसे चलिए, बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं लेते हैं, बता दे, छोड़ो यार, बात आ गई है तो देख लो। P टाइप अर्धचालक बनता है, N टाइप अर्धचालक। P टाइप अर्धचालक कैसे बनता है? पॉजिटिव वाला, जब 3 संयोजी अपद्रव्य पदार्थ मिलाओगे ना तो P टाइप बनेगा, 5 संयोजी अपद्रव्य पदार्थ मिलाओगे तो N टाइप बनेगा। इसमें इलेक्ट्रॉन आवेशवाहक का कार्य करेगा, इसमें कोटर जो रिक्त स्थान होता है वो आवेशवाहक का कार्य करता है। चलिए आगे बढ़िए। अगला, वात्या भट्ठी से प्राप्त लोहा। वात्या भट्ठी में कौन सी प्रक्रिया कराई जाती है? प्रगलन ना, हाँ, जलाया जाता है। तो इसमें जो लोहा प्राप्त होता है ना वो होता है कच्चा लोहा, जिसमें सिलिकॉन, कार्बन, ये सारी अशुद्धियाँ होती हैं। चलिए अगला ये लीजिए, LPG गैस की लौ का रंग नीला किसके कारण होता है? क्योंकि ये पूरी तरीके से जल जाता है। ठीक है, जो LPG गैस होती है पूरी तरीके से जल जाती है, और पूरी तरीके से जल जाती है इसलिए इसका जो है रंग नीला होता है, पूर्ण दहन के कारण। अगला प्रश्न लीजिए भाई, कार्बन की संयोजकता, ये भी पूछने वाली बात है। कार्बन के परमाणु क्रमांक 6 होता है, 2 और 4, बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन जो है का साझेदारी करता है, 4 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करता है। तो जब 4 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करता है तो किस प्रकार का बंध बनाता है? सहसंयोजी बंध बनाता है। इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी से जो बंध बनता है वो क्या होता है? सहसंयोजी बंध। अगर एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो तो सिंगल बॉन्ड, अगर 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी डबल बॉन्ड, 3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी ट्रिपल बॉन्ड बनता है। तो कार्बन कितने बॉन्ड बना सकता है? कार्बन में बॉन्ड लगता है 4। ये 4 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी कर सकता है, इसकी संयुक्ता 4 होती है, बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4। तो ए वाला करेक्ट आंसर हो गया। अगला प्रश्न लीजिए, असंतृप्त कार्बनिक यौगिक के दहन से उत्पन्न ज्वाला का रंग होता है। तो जो कार्बनिक यौगिक होता है ना वो जो धुआं देता है उसका रंग होता है काला। धुआं का रंग काला होता है, ज्वाला नहीं कह रहे हैं, धुआं का रंग काला होता है, धुआं का रंग काला होता है जो कार्बनिक यौगिक होते हैं। लेकिन ज्वाला का रंग कैसा होता है? जलाए नहीं हो, लकड़ी नहीं जलाए हो, वो जो पुआल होता है धान पीट के जो निकलता है उसको नहीं जलाए हो, तो उसकी ज्वाला कैसी होती है? पीले रंग की नहीं होती क्या? पीले रंग की, या पीली कह दो। ठीक, ऑप्शन में क्या लिखे हैं? पीला। ये चलिए अगला प्रश्न लीजिए भैया, एक विलेयन को 80 ग्राम जल में, विलेयन के होगा ना, एक विलेयन के 80 ग्राम जल में 20 ग्राम साधारण नमक डालकर बनाते हैं। विलेयन की सांद्रता बता दो। हैं तो इसमें देख रहे हैं विलायक कितना है? विलायक कितना है? 80 है, और विलेय कितना है? 100 है, 10 है, सॉरी यार, इतना है। तो विलयन में कितना हो जाएगा? विलयन बराबर होता है विलायक और धन विलेय। तो विलायक कितना है? 80 धन
कितना 20 है यार, ये 20 है तो कितना हो गया 100 है। कितने प्रतिशत मात्रा है तो ये कैसे निकालेंगे, विलेय की मात्रा, क्या विलेय की मात्रा गुणे 100 बटे विलयन की मात्रा, यही ना करते हो। तो विलेय कितना 20 गुणे 100 बटे कुल कितनी मात्रा 100, 100 काट दो, आ गया 20%। कौन सा ऑप्शन होगा, ए वाला करेक्ट आंसर। चलिए अगला देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस में जल मिलाने पर सेट हो कर बनता है, जल मिलाने पर सेट होकर बनता है, क्या बनता है बना दो, कुछ भी बना दो यार। ये है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस, कैल्शियम सल्फेट, हेमीहाइड्रेट और ये होता है आपका जिप्सम, और जल मिलाने पर ये आधा है ना, आधा मिला दो तो ये बन जाएगा। तो कौन सा लगाएं, ऑप्शन सही ये, ठीक है, ये वाला करेक्ट होगा। ठीक है, जल मिलाओगे तो आधा जल मिलकर के एक जल का एक अणु बन जाएगा, ये बन जाता है। चलिए अगला प्रश्न लीजिए। ओहो ऐसे नहीं आएगा। लो, दो परमाणु के बीच इलेक्ट्रॉन के एक युग्म की साझेदारी से एक इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी से के द्वारा परिणाम कहलाता है। इलेक्ट्रॉन साझेदारी कहलाता है सहसंयोजी बंध, आयनिक, ध्रुवीय, कोऑर्डिनेट बंध। कोऑर्डिनेट मतलब उपसहसंयोजी बंध, इसका मतलब क्या होता है, उपसहसंयोजी बंध। तो इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी मतलब दो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो रही है यार, अभी बताए थे। साझेदारी से जो बंध बनता है वो कौन सा होता है, सहसंयोजी बंध होता है। चलिए अगला प्रश्न लीजिए। ये पानी की कठोरता निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण होती है। पानी की कठोरता जो होती है ना वो MgCl2 की उपस्थिति के कारण होती है, या जिंक ऑक्साइड के कारण भी होती है। अगला, जल के एक मोल में परमाणुओं की संख्या होती है। जल के एक मोल, किसी भी पदार्थ के एक मोल में जो परमाणुओं की संख्या होती है उसको कहते हैं अवोगाद्रो संख्या। और अवोगाद्रो संख्या कितनी होती है, ये होती है, इतनी होती है 6.022 गुणे 10⁻23। ठीक है, इतनी होती है। समझ में नहीं आया, किसी भी पदार्थ के एक मोल में जो परमाणुओं की संख्या होती है उसको अवोगाद्रो संख्या कहते हैं। वो कितनी होती है 6.02223। चलिए अगला प्रश्न लगाइए भैया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का प्रयोग एंटासिड की तरह किया जाता है क्योंकि ये होता है क्षारीय, चलिए, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया मतलब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये लीजिए, बेंजीन का रासायनिक सूत्र क्या होता है। बेंजीन में 6 कार्बन होते हैं, कितने 6 कार्बन ना, 1 2 3 4 5 6, लगा दो सबको सिंगल बॉन्ड से। 6 कार्बन होते हैं, अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड होता है, ये लगा दो। अभी सब में 3 बॉन्ड है, एक हाइड्रोजन लगा दो। ये हो गया हमारा बेंजीन। क्या हो गया, ये बेंजीन हो गया। क्या हो गया, बेंजीन हो गया। अब इसमें 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन, तो कौन सा सही होगा, सी वाला सही लगा दो। चलो अगला प्रश्न देखो। अब इसमें 9 प्रश्न और बचे हुए हैं, सारे प्रश्न को हम लोग अच्छे से सॉल्व करेंगे। तो उभयधर्मी ऑक्साइड कौन होता है। ये जो आपका एल्युमिनियम ऑक्साइड है ना, ये उभयधर्मी होता है। इसमें अम्लीय और क्षारीय दोनों गुण पाए जाते हैं। चलिए अगला, एल्कीन समजातीय श्रेणी का सामान्य सूत्र। अच्छा जी, लो पहले एल्केन का देख लो। एल्कीन तेरी की एल्कीन और ये हो गया एल्काइन। तो एल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n+2, 2 कम करते जाओ, 2 घटाते जाओ, तो CnH2n-2 हो गया एल्काइन। तो एल्कीन की बात कर रहे हैं तो यही होगा CnH2n। कौन सा, ए वाला करेक्ट आंसर है। एल्केन की बात करेंगे तो CnH2n+2 लिखेंगे हैं,
एल्केन की बात करेंगे तो इसको लिख देंगे, एल्कीन ये हो जाएगा, एल्काइन ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न लीजिए। हीरे के बाद दूसरा सबसे कठोर कौन होता है? ये हीरे के बाद दूसरा सबसे कठोर सिलिकॉन कार्बाइड होता है। क्या? सिलिकॉन कार्बाइड हीरे के बाद दूसरा कठोर पदार्थ होता है। चलिए, ओजोन की परत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह अवरक्त किरणों को परावर्तित करती है। अच्छा, इनमें आयन होते हैं ना जी ना। यूवी किरणों को परावर्तित करती है, ये सही है। यूवी किरणों, अल्ट्रावायलेट, अल्ट्रावायलेट पराबैंगनी किरणें, अल्ट्रावायलेट। ठीक है, यूवी मतलब अल्ट्रावायलेट, पराबैंगनी किरणों को परावर्तित करती है। रेडियो सिग्नल को परावर्तित करती है, ना जी ना, सही गलत जवाब। चलिए अगला प्रश्न लीजिए। मंडल परिष्करण से शोधन करते हैं। धातु के निष्कर्षण की एक प्रक्रिया है मंडल परिष्करण। ठीक है, इसमें जो है ना सभी धातुएं हैं, इन सब का शोधन किया जा सकता है। डी वाला करेक्ट आंसर है। ठीक, अशुद्ध धातु से शुद्ध धातु प्राप्त करने की विधि जो है वो क्या है? मंडल परिष्करण है। आयतन का एसआई मात्रक बताओ, आयतन का एसआई मात्रक बताओ जल्दी, कमेंट बॉक्स में करो आंसर सब लोग। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर करिए। आयतन बराबर क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई और गुणे ऊंचाई। लंबाई का 1 मीटर, चौड़ाई का 1 मीटर, ऊंचाई का भी एक बार मीटर हो गया। तो कितनी बार गुणा करके मीटर हुआ? 3 बार, तो मीटर घाते 3 हो जाएगा भैया। आप बताओ, चलो कमेंट बॉक्स में बताना जरूर। ठीक है, अगला प्रश्न लीजिए। यदि नाइट्रोजन परमाणु के 1 मोल में 1 मोल का द्रव्यमान 14 ग्राम है, लिखो ध्यान दो, 1 मोल का द्रव्यमान लिख दें। 1 मोल का द्रव्यमान बराबर 14 ग्राम, यही ना? आगे कह रहे हैं तो 1 ग्राम है, तो 1 नाइट्रोजन परमाणु, 1 ग्राम नाइट्रोजन, तो 1 ग्राम नाइट्रोजन परमाणु। अच्छा, तो 1 नाइट्रोजन के परमाणु का द्रव्यमान होगा है, 1 नाइट्रोजन के परमाणु का द्रव्यमान होगा, ये क्या पूछे थे यार? 14 ग्राम है 1 मोल का। अच्छा, 1 मोल का द्रव्यमान, इसका मतलब 1 मोल में कितने परमाणु होते हैं? 6.02 गुणे 10 की घात 23 परमाणु होते हैं। 1 मोल में इतने परमाणु होते हैं ना, अभी बताया ना कि 1 मोल में परमाणुओं की संख्या जो होती है एवोगाद्रो संख्या होती है, और एवोगाद्रो संख्या 6.02 गुणे 10 की घात 23 होते हैं। इतने परमाणु होते हैं, इतने परमाणु का द्रव्यमान कितना है? 14 ग्राम है। हैं, तो पूछ क्या रहे हैं? 1 नाइट्रोजन का, इतने नाइट्रोजन के परमाणु हैं। ठीक है, तो 1 नाइट्रोजन परमाणु का भार कितना होगा? 14/6.02 गुणे 10 की घात 23, ये कर लेना भैया। ठीक है, 14 देख रहे हो, 2 जीरो बढ़ा दो, 400 और बट्टे 602 और 10 की घात -23, इसमें भाग दे देना भैया, जो आ जाएगा वही आंसर हो जाएगा। 10 की घात -23 न, भाग देने की ज़रूरत नहीं है। 10 की घात -23 केवल 1 में है और यही आएगा। भाग दोगे ना तो लगभग 2.3 बार ही जाएगा, चेक कर लेना। चलिए अगला प्रश्न लीजिए। अक्रिय गैस में संयोजक इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। संयोजक मतलब बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो अक्रिय गैस जो होती है ना वो अस्थायी होती है, किसी दूसरे परमाणु से संयोग नहीं करती है, दूसरे परमाणु से संयोग नहीं करती, इसीलिए तो अक्रिय कहते हैं। क्रिया नहीं करती है, अपक्रिया नहीं करती है, तो कौन अक्रिय होता है? जिसके बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जिसके बाहरी कोश में कितने? 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। चलिए आज का अंतिम सवाल और 100वां सवाल क्या है? रासायनिक अपक्रिया के लिए द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने दिया? द्रव्यमान को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना तो नष्ट किया जा सकता है, द्रव्यमान हमेशा संरक्षित रहता है। ये बताने वाले जो थे वो रसायन के जनक माने जाते हैं भैया, लैवोसिए। ठीक है, लैवोसिए को क्या माना जाता है? केमिस्ट्री के जनक माना जाता है। इन्होंने द्रव्यमान संरक्षण का नियम दिया है ना। और द्रव्यमान से संबंधित आइंस्टीन ने सापेक्षता के सिद्धांत से बताया प्रत्येक द्रव्यमान जो होता है उसमें ऊर्जा E = mc² के होती है। ठीक है, चलिए तो इस तरीके से हमने 50 मैथ के,
25 फिजिक्स, 25 केमिस्ट्री के प्रश्नों को सॉल्व कर लिया। अब हम लोग अगले वीडियो में, आप लोग कमेंट बॉक्स में करिए कि मॉडल पेपर ही सॉल्व किया जाए या चैप्टर वाइज सभी प्रश्नों को एक दिन में, चैप्टर वाइज जितने भी चैप्टर हैं सभी चैप्टर को एक एक दो दो चैप्टर करके पूरा कंप्लीट करके फिर मॉडल पेपर सॉल्व किया जाए। एक बार कमेंट में जरूर बताइए। चलिए, पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।